आज हम एक ऐसी खबर की चीरफाड़ करने वाले हैं जिसने दुनिया भर में कह सकते हैं कि हलचल मचा दी है। और वो ये है, क्या रूस यूक्रेन युद्ध जो लगभग 4 सालों से चल रहा है वाकई खत्म होने वाला है? हमारे पास जो स्रोत हैं, कुछ समाचार लेख और एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो विश्लेषण, वे सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। और कहानी का सबसे बड़ा मोड़ ये है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने की अपनी सबसे बड़ी जिद को छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। तो आज की इस खास बातचीत का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हो रहा है, बल्कि ये समझना है कि ये बदलाव क्यों आया, पर्दे के पीछे डोनाल्ड ट्रंप की क्या भूमिका थी और इस तथाकथित शांति समझौते का असली मतलब क्या है, किसकी जीत और किसकी हार। तो चलिए इसकी तह तक चलते हैं। शुरुआत करते हैं उस खबर से जो इस पूरे संघर्ष की कह सकते हैं कि जड़ रही है, यूक्रेन का नाटो में शामिल होने का सपना। सालों से ये यूक्रेन की विदेश नीति का केंद्र रहा है और अब अचानक सुनने में आ रहा है कि वो ये मांग छोड़ने को तैयार है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये तो पूरा गेम ही बदल देने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक रणनीतिक बदलाव है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जब राष्ट्रपति पुतिन ने फरवरी 2022 में अपना विशेष सैन्य अभियान शुरू किया था, तो उन्होंने इसका मुख्य कारण ही यूक्रेन की नाटो सदस्यता की जिद को बताया था। उनका घोषित लक्ष्य था नाटो को अपनी सीमाओं तक पहुंचने से रोकना। अब देखिए, फरवरी 2026 में युद्ध को 4 साल हो जाएंगे। इतने लंबे समय तक युद्ध को खींचकर पुतिन ने एक तरह से अपना लक्ष्य तो हासिल कर ही लिया है। वो कैसे? क्योंकि नाटो के नियमों में एक अलिखित नियम है कि कोई भी देश जो किसी सक्रिय संघर्ष या सीमा विवाद में उलझा हो, उसे सदस्य नहीं बनाया जा सकता। तो 4 साल तक युद्ध को जारी रखकर पुतिन ने यूक्रेन को नाटो से वैसे ही बाहर रखा। अब यूक्रेन का आधिकारिक तौर पर पीछे हटना मॉस्को में से एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। ये ऐसा है जैसे आपके विरोधी ने मान लिया हो कि वो उस रेस में अब दौड़ ही नहीं रहा है जिसे जीतने के लिए आपने पूरी ताकत झोंक दी थी। और इसी मोड़ पर कहानी में एक ऐसे किरदार की एंट्री होती है जिसका नाम हम इस संघर्ष में कुछ समय से नहीं सुन रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप। हमारे स्रोत बता रहे हैं कि इस पूरी बाजी को पलटने में उनके दूतों ने अहम भूमिका निभाई है। ऐसा लग रहा है कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा था। हाँ, और ये कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ट्रंप ने अपने 2 सबसे भरोसेमंद लोगों को इस मिशन पर भेजा, उनके दामाद जेरेड कुशनर और उनके पुराने मित्र डेविड विटकॉफ। अच्छा, ये कोई अनाड़ी खिलाड़ी नहीं है। ये वही टीम है जिसने इजराइल और कुछ अरब देशों के बीच वो जो अब्राहम अकॉर्ड्स हुए थे, वो करवाने में भूमिका निभाई थी। तो उन्हें इस तरह की हाई स्टेक डिप्लोमेसी का अनुभव है। तो उन्होंने किया क्या वो सिर्फ बातचीत का प्रस्ताव लेकर गए थे? नहीं, ये सिर्फ बातचीत नहीं थी, ये एक बहुआयामी दबाव की रणनीति थी। एक तरफ उन्होंने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को सीधी और कठोर चेतावनी दी। संदेश साफ था, आपकी जिद दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर ले आई है। डर यह दिखाया गया कि अगर रूस हताशा में कोई सामरिक परमाणु हथियार इस्तेमाल कर लेता है तो हालात किसी के काबू में नहीं रहेंगे और इसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव है। हाँ। और इसके साथ साथ दूसरा दबाव था संसाधनों का। अमेरिका से यूक्रेन को मिलने वाली सैन्य और आर्थिक मदद धीमी कर दी गई और यूरोपीय देशों को भी यह संदेश दिया गया कि अमेरिका अब इस युद्ध के लिए कोई ब्लैंक चेक देने के मूड में नहीं है। मतलब एक तरफ परमाणु युद्ध का डर और दूसरी तरफ हथियारों और पैसों की सप्लाई पर कैंची। ज़ेलेंस्की के लिए रास्ते बंद किए जा रहे थे। और फिर आती है बर्लिन की वो सीक्रेट मीटिंग जिसके बारे में हमारे सूत्रों ने कुछ दिलचस्प जानकारी दी है। यहाँ से कहानी असली मोड़ लेती है। सही कहा। बर्लिन में एक बैठक हुई जहां कुशनर और विटकॉफ ने न केवल राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बल्कि जर्मनी, फ्रांस और इटली के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात की। यहीं पर इस समझौते की नींव रखी गई। हमारे सूत्र बताते हैं कि पहले कुशनर और विटकॉफ मॉस्को भी गए थे। वे पुतिन के पास 28 सूत्रीय मांगों की एक सूची लेकर गए थे, लेकिन पुतिन का रुख एकदम साफ था। उन्होंने कहा, मैंने जो इलाके जीते हैं वे रूस का हिस्सा हैं और वापस नहीं होंगे, और यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा। यहाँ विजेता मैं हूँ, ज़ेलेंस्की नहीं। मतलब पुतिन ने बातचीत के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। लगभग नहीं। इसके बाद ही बर्लिन में ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं पर दबाव बढ़ाया गया और इसी बैठक के बाद डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान आया जिसमें उन्होंने कहा, हम युद्ध खत्म करने के इतने करीब हैं जितने अब हैं। अच्छा, ये उसी सफलता की ओर एक सीधा इशारा था। ठीक है, तो दबाव काम कर गया।
लेकिन हर सौदेबाजी में कुछ लेन देन होता है। अगर यूक्रेन अपनी सबसे बड़ी मांग, अपना सबसे बड़ा सपना छोड़ रहा था, तो उसे मेज पर मिल क्या रहा था? क्या ये एक बराबरी का सौदा था? यहीं पर इस समझौते की असलियत सामने आती है। यूक्रेन अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक महत्वाकांक्षा छोड़ रहा है, नाटो की सदस्यता। और सिर्फ यही नहीं, स्रोत बताते हैं कि ज़ेलेंस्की ने खुद माना है कि रूस द्वारा कब्जा किए गए इलाकों को छोड़ना दर्दनाक है। मतलब वो अपनी जमीन भी हार रहे हैं और भविष्य की सुरक्षा की गारंटी भी। और बदले में रूस क्या दे रहा है? हाँ, वही तो। यही तो सारा खेल है। पुतिन की लगभग सभी शर्तें मान ली गई हैं। वो कब्जा किए हुए इलाके वापस नहीं करेंगे और यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा। बदले में पुतिन ने जो रियायत दी है वो हमारे एक स्रोत के शब्दों में थोड़ी हास्यास्पद लगती है। उन्होंने यूक्रेन को यूरोपियन संघ यूके में शामिल होने की अनुमति दे दी है। एक मिनट, ये तो सुनने में बहुत अजीब लगता है। यूरोपीय संघ और नाटो में तो जमीन आसमान का अंतर है। एक सैन्य गठबंधन है और दूसरा मुख्य रूप से एक आर्थिक और व्यापारिक समूह। मतलब पुतिन ने सैन्य सुरक्षा का दरवाजा बंद करके आर्थिक बाजार का दरवाजा खोल दिया। क्या स्रोत बताता है कि पुतिन के लिए ये इतनी आसान हाँ क्यों थी? क्या इसमें भी रूस का कोई छिपा हुआ फायदा है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इस समझौते का सार है। ईयू एक 27 देशों का आर्थिक ब्लॉक है। इसमें नाटो के आर्टिकल 5 जैसा कोई सामूहिक रक्षा समझौता नहीं है, जिसमें एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाता है। ईयू में देश व्यापार, यात्रा और आर्थिक नीतियों पर सहयोग करते हैं, लेकिन वे एक दूसरे के लिए मिलकर लड़ने को मजबूर नहीं हैं। पुतिन के नजरिए से देखें तो ये एक शानदार चाल है। वो यूक्रेन को एक आर्थिक गुट में जाने दे रहे हैं, जिससे शायद यूक्रेन की अर्थव्यवस्था सुधर जाए, लेकिन सैन्य रूप से उसे हमेशा कमजोर और असुरक्षित रख रहे हैं। अच्छा। हमारे एक स्रोत ने इसे यूक्रेन के लिए सांत्वना पुरस्कार कहा है, एक कॉन्सोलेशन प्राइज। तो अगर नाटो की फौलादी सुरक्षा नहीं मिलेगी तो यूक्रेन की सुरक्षा का क्या होगा? क्या उसे भविष्य में किसी संभावित हमले के लिए ऐसे ही अकेला छोड़ दिया जाएगा? नहीं, यहीं पर सुरक्षा गारंटी का प्रस्ताव आता है, जो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। पश्चिमी देशों ने, खास तौर पर जर्मनी और फ्रांस ने, यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने का प्रस्ताव दिया है। स्रोत बताते हैं कि जर्मनी के चांसलर और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों ने कहा है कि ये गारंटी नाटो के आर्टिकल 5 जैसी होगी। जैसी होगी, ये शब्द मुझे हमेशा खटकता है। ये रोलेक्स जैसे घड़ी खरीदने जैसा है। आप जानते हैं कि ये असली चीज नहीं है, तो इस जैसी गारंटी का असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसमें बहुत बड़ा लेकिन छुपा है। ये असल में द्विपक्षीय समझौतों पर निर्भर करेगी। यानी किसी हमले की स्थिति में पूरा नाटो गठबंधन एक साथ यूक्रेन की रक्षा के लिए नहीं आएगा। अच्छा। बल्कि जिन देशों के साथ यूक्रेन के अलग अलग समझौते होंगे, जैसे फ्रांस या ब्रिटेन, वे अपनी मर्जी और अपनी क्षमता के अनुसार मदद के लिए आगे आ सकते हैं। तो ये एक सामूहिक जिम्मेदारी नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, ये व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित मदद होगी, जो किसी भी संकट के समय राजनीतिक हवा के साथ बदल सकती है। और इस पर मोहर लगाते हुए यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि कजा कलास ने साफ कह दिया है कि नाटो की सदस्यता अब चर्चा का विषय नहीं है। तो वो दरवाजा तो हमेशा के लिए बंद हो गया है। जी। हमारे पास जो वीडियो विश्लेषण है वो सिर्फ इस डील की परतों को ही नहीं खोलता, बल्कि वो इस युद्ध के वैश्विक असर और ज़ेलेंस्की की भूमिका को लेकर एक बहुत ही तीखा विश्लेषण भी पेश करता है। हाँ, और ये विश्लेषण किसी की तरफदारी नहीं करता। ये सीधे तौर पर परिणाम और जिम्मेदारी की बात करता है। स्रोत ज़ेलेंस्की की जिद को पिछले 4 साल के कई वैश्विक संकटों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराता है। मतलब सिर्फ यूक्रेन की तबाही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर असर। जी। स्रोत का तर्क है कि उनकी एक जिद के कारण पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी, सप्लाई चेन टूटी और एक बड़ा ऊर्जा संकट पैदा हुआ। खासतौर पर जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों में, जिनकी अर्थव्यवस्थाएं सस्ती रूसी गैस पर बहुत ज्यादा निर्भर थीं। वहां लोगों को सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। यहाँ तक कि इसका असर भारत तक महसूस किया गया, जब अमेरिका ने भारत पर 50% तारीफ लगाने की धमकी दी। हाँ, क्योंकि अमेरिका का मानना था कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर अप्रत्यक्ष रूप से पुतिन की युद्ध मशीन को फंड कर रहा है। बिल्कुल। ओके, मुझे आपको यहीं रोकना होगा। ये विश्लेषण तो पूरी दुनिया की आर्थिक समस्याओं, महंगाई, ऊर्जा संकट का ठीकरा एक व्यक्ति यानी ज़ेलेंस्की और उनकी जिद पर फोड़ रहा है। क्या ये एक बहुत बड़ी ओवर सिंप्लिफिकेशन नहीं है? क्या स्रोत इस बात पर भी कोई रोशनी डालता है कि इस जिद के पीछे क्या वजहें थीं? किसी भी देश के लिए अपनी संप्रभुता और अपने गठबंधन चुनने की स्वतंत्रता एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है।
क्या स्रोत इस नजरिए को कोई जगह देता है या इसे सिर्फ एक व्यक्ति की जिद मानकर खारिज कर देता है? ये स्रोत की आलोचना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ये विश्लेषण जिस नजरिए से बात कर रहा है वो पूरी तरह से परिणामवादी है, कॉन्सिक्वेंशलिस्ट। वो युद्ध के नैतिक पहलुओं या संप्रभुता के अधिकार पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा। अच्छा। उसका पूरा तर्क इस पर आधारित है कि युद्ध को लंबा खींचने के फैसले के वैश्विक परिणाम क्या हुए। वो रूस को आक्रमण के लिए दोषमुक्त नहीं करता, लेकिन वो ये सवाल पूछता है कि क्या शुरुआती झटके के बाद एक समझौता करना बजाय 4 साल तक लड़ने के दुनिया के लिए बेहतर होता। स्रोत का तर्क है कि यूक्रेन स्वतंत्र तो तब भी रह सकता था, बस उसे नाटो का सदस्य बनने की जिद छोड़नी पड़ती। और क्योंकि ऐसा नहीं हुआ, इसलिए वैश्विक अर्थव्यवस्था गुठों में बढ़ गई, श्रीलंका जैसे देश दिवालिया हो गए और लाखों लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो ये विश्लेषण कह रहा है कि अंत का परिणाम ये तय करेगा कि ये लड़ाई सही थी या गलत। और चूंकि अंत में ज़ेलेंस्की को अपनी मुख्य मांग छोड़नी ही पड़ी, तो ये 4 साल की तबाही व्यर्थ गई। ठीक यही तर्क है। स्रोत का कहना है कि इतिहास शायद ज़ेलेंस्की को बहुत कठोरता से आंकेगा। अगर वो अपनी जिद पर टिके रहकर जीत जाते तो शायद उन्हें विंस्टन चर्चिल जैसा नायक माना जाता। लेकिन 4 साल की भयानक तबाही, लाखों लोगों के विस्थापन और वैश्विक आर्थिक संकट के बाद अपनी मुख्य मांग से ही पीछे हट जाना, यह बताता है कि उन्होंने दुनिया को एक ऐसे संकट में धकेला जिसका अंत उन्हीं की शर्तों पर नहीं बल्कि उनके विरोधी की शर्तों पर हुआ। और इससे रूस और मजबूत हुआ। हाँ, इस पूरी प्रक्रिया में रूस एक और भी बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है, जिसने अमेरिका और यूरोप के संयुक्त दबाव को न केवल झेला बल्कि उन्हें अपनी बात मानने पर मजबूर भी कर दिया। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है कि अमेरिकी दबाव, खास तौर पर ट्रंप के दूतों की कूटनीति के चलते, यूक्रेन नेटो की अपनी दशकों पुरानी महत्वाकांक्षा को दफन कर रहा है। बदले में उसे यूरोपीय संघ में शामिल होने का एक रास्ता और कुछ कमजोर कागजी सुरक्षा गारंटियां मिल रही हैं। और ये सब रूस और व्लादिमीर पुतिन के लिए एक बड़ी रणनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल, उन्होंने जिस घोषित लक्ष्य के साथ अपना विशेष सैन्य अभियान शुरू किया था, वे लगभग उसे हासिल करते दिख रहे हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न उठता है जो हमारे स्रोतों में भी मौजूद है। ये युद्ध रुकवाने की दिशा में पहला कदम तो है, लेकिन ठीक इसी समय जब शांति की बातें हो रही हैं, रूस यूक्रेन की सीमा पर अपने सबसे आधुनिक सुखोई 34 लड़ाकू विमानों की तैनाती बढ़ा रहा है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? यहीं से हमारा अंतिम विचारणीय प्रश्न निकलता है। तो क्या ये वाकई शांति की शुरुआत है या ये सिर्फ एक विराम है? एक ऐसा युद्ध विराम जहां एक पक्ष यानी रूस रणनीतिक लड़ाई निर्णायक रूप से जीत चुका है और अब शांति की शर्तें भी वही तय कर रहा है। और वैश्विक शक्ति संतुलन के लिए इसका क्या मतलब है जब एक देश एक तरफा सैन्य कार्रवाई करके पूरी दुनिया के विरोध के बावजूद अपने घोषित लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है? ये आने वाले दशकों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दिशा तय